इमरान खान बाहर नजर आ रहे हैं आपको? देखें जी, उनको उसके खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं करने चाहिए। यानी मुझे उसकी सियासत से इख्तिलाफ रहा है, वो अपनी जगह बात है, लेकिन ये कि उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, उठाए जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर अवाम उसको वोट देते हैं, उसको वज़ीर आज़म भी होना चाहिए। जो भी अवाम फैसला करेंगे सबको सर तस्लीम खम करना चाहिए। तो फिर नेशनल प्रेस का इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन लापता अफराद के हवाले से एक मरतबा फिर एहतजाज जारी है और यहाँ पर सीनियर पॉलिटिशियन सियासतदान मोहतरम जनाब अफरा साहब खटक साहब एक मरतबा फिर यहाँ पर मौजूद हैं और हमेशा ये इंसानी हकूक़ के हवाले से आवाज़ भी बुलंद करते हैं और बनफ़्स नफीस ख़ुद पहुँचते हैं और अपनी हाज़ी लगवाते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मरतबा फिर वही राहें, वही रास्ते, वही जगह, कैसा लग रहा है? जी बस असल में मुल्क में हालात ऐसे हैं जी जी कि जो इंसानी हकूक़ हैं वो उसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। ख़ुसूसन बलूचिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मैं पिछले दिनों गया था बलूचिस्तान चंद दिन के लिए। जी मैं गया था, वहाँ मैंने देखा हज़ारों लोग गायब हैं, उठाए जा रहे हैं। अब भी हर रोज़ लोग उठाए जा रहे हैं। तो उनके ख़ानदान जो हैं वो एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, उनको भी पकड़ा जाता है। डॉक्टर मारंग बलोच और उनके जो साथी हैं वो जेलों में हैं। अदालतों ने कोई उनकी बात नहीं सुनी, सुनवाई नहीं हुई। तो चूँकि मुल्क में आइनी निज़ाम बहुत कमज़ोर हो गया है, जमहूरियत भी बराए नाम है, इंसानी हकूक़ सिरे से मौजूद नहीं है, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ा है ताकि इस्लामाबाद के बहरे हाकिमों को कुछ आवाज़ अगर यहाँ से सुनाई दे। कोयटा से तो नहीं सुनाई देती, तो इसलिए हम भी इनके साथ आके बैठ गए। आपने लफ्ज़ बहरे इस्तेमाल किया। अगर बलूचिस्तान में आप होके भी आए हैं वहाँ पर, तो अभी जो लास्ट टाइम एपेक्स कमेटी के इजलास में जो डिसीजन आया कि वो ये था, लबे लबाब उसको लफ्ज़ों में यूँ बयान करूँ कि बलूचिस्तान की सड़कें बंद नहीं होंगी, ना करने देंगे। ये जो एक सोच है कि हमने सुनना भी नहीं, आवाज़ भी बुलंद नहीं करने देनी, तो ये किससे जाके फरियाद करें? गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी मसला है, हुकूक का मसला है, इनफरादी इंडिविजुअल हुकूक का भी मसला है और इज्तिमाई जो बलोचों के हकूक़ हैं। मसलन बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल हैं, बलूचिस्तान की बंदरगाह है, बलूचिस्तान की ज़मीन है, उसमें ज़ाहिर है कि वो जो लोग वहाँ रहते हैं उनके हकूक़ हैं वहाँ। तो ये जो हमारा निज़ाम है जिस तरफ जा रहा है, उसमें मुश्किल ये हो गई है कि आइनी हुक्मरानी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और जमहूरियत भी बराए नाम है। तो इसलिए मुश्किल ये आ गई है कि लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ख़ानदान जिनके बच्चे गुम हो गए हैं, उठाए जा रहे हैं, वो एहतजाज करने के लिए ख़वातीन आ गई हैं। बड़ी हज़ारों की तादाद में ख़वातीन सियासत में आ गई हैं। यानी सियासत में ख़वातीन को आना चाहिए, लेकिन इनकी तो मजबूरी थी, इनको तो एक तरह से परेशानी क्या, बाई चॉइस नहीं है, बाई चॉइस नहीं है, इनको मजबूरी की वजह से निकलना पड़ा है। लेकिन यह है कि बलूचों में तलखी बढ़ रही है। यानी मेरी तो गुजारिश ये होगी कि बलूचों की आवाज़ पे कान धरा जाए और बलूचिस्तान का मसला सियासी है, उसको कोई फ़ौजी हल नहीं है। अभी 6ठा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल कर दिया है इन्होंने। अच्छा। तो 5 ऑपरेशन तो पहले हो चुके हैं, उनका क्या फ़ायदा हुआ है सिवाय इसके कि बलूचिस्तान में बेगानगी बढ़ी है, मुखासिमत बढ़ी है और लोगों में ये एहसास बना है कि उनको शहरी नहीं माना जाता, उनको रैयत बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है कि वो शहरी बनना चाहते हैं, रैयत तो वो नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा पाकिस्तान में। तो ये तरीका जो है ये चलने वाला नहीं है। ये रैयत और शहरी में फ़र्क भी आम लोगों के लिए वाज़ेह कीजिएगा। जी ये बहुत अहम बात है, क्योंकि रैयत राजवाड़ों में होती थी, नवाब और जागीरदार वगैरह की रियाया होती थी। अच्छा। उनके हुकूक नहीं होते थे, वो बात भी नहीं कर सकते थे। जी जो शहरी हैं उनकी हुकूक होते हैं, शहरी गवर्नेंस में हिस्सा लेते हैं, फैसला साजी में हिस्सा लेते हैं, उनका वोट होता है, उनकी राय होती है, उनको जो बुनियादी हकूक आइन में लिखे हुए हैं वो उनको हासिल होते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, उनकी राय से लोग मुंतखब होते हैं, अपने लीडरों का इंतखाब वो करते हैं, पॉलिसियाँ बनाने में उनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। ये तो ग़ुलामों के ज़माने की तरफ वापस लोगों को धकेला जा रहा है। आप समझते हैं कि ये रियलाइजेशन हमारी ऊपर वाली सतह पे, टॉप लेवल पे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अरबपति होने का जो शौक़ है वो इतना ज़्यादा है कि वो जब लोगों पे तारी हो जाता है तो बाकी बातें भूल जाते हैं। और ख़ुसूसन ये जो लोग यानी कुछ वक्त के लिए आते हैं, नौकरियाँ मुलाजमतें करते हैं, वो फिर चले जाते हैं। अब वो उन पुरानों को हम कहाँ ढूंढें
कि उनसे कहें कि भाई आपने गलती की थी, उसको आज हमें भुगतना पड़ रहा है उसके नताइज को। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मफाद परस्ती जो है वो मफादात बढ़ गए हैं। देखिए ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी और फौजी ब्यूरोक्रेसी में भी, अब ये जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं उनके इतने मफादात हो गए हैं कि वो एक तरह से, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एक ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआजी, एक नौकरशाही सरमायादार तबका पैदा हो गया है। जो यानी उनको मसलन तनख्वाहों की बात नहीं, उनकी जो दीगर यानी एसेट्स हैं या उनके सरमाए हैं वो इतने बढ़ गए हैं। तो अब ये एक तरह तबके बन गए हैं। तो इन तबकों को ज़ाहिर है कि अपने मफादात की फ़िक्र है, न मुल्क की फ़िक्र है, न जमहूरियत की फ़िक्र है, न आइन की फ़िक्र है। डॉक्टर साहब, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम आपको बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जब रियलाइजेशन नहीं है, जब एहसास नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ, कैसे इसको एड्रेस किया जाए, क्या करें? देखिए ना जी, वैसे फिर तो खुदा न खास्ता हम उस तरफ चले जाएंगे। सूडान दुनिया में एक मुल्क है लेकिन एक नाकाम स्टेट है, वहाँ सिविल वॉर्स हैं, किसी वार लॉर्ड्स की एक जगह की एक ही हुकूमत है, दूसरी जगह दूसरी की हुकूमत है। सोमालिया में 5-6 हुकूमतें कायम है, शाम में आप देख रहे हैं। इस तरह की स्टेट्स दुनिया में, फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता उस तरफ चला जाएगा अगर आप कोई यानी आईन या कानून को नहीं मानेंगे और लोगों को गुलाम बनाना चाहेंगे। ज़ाहिर गुलाम तो कोई बनना कबूल नहीं करेगा। सर, कुछ अर्सा पहले हमने देखा डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब रायमंड आए थे नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। आपको पता है कि जब लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त एक कमेटी बनी थी, आपको भी इल्म है उस बात का, जिसने जाके बाहर नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरा दी। फिर वो मामला रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं सका, और जब बकौल डॉक्टर अब्दुल मालिक के वो यहाँ पे रुकावट बनी, चीज़ें आलमोस्ट तय हो गई थी। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं जाऊँगा। क्या नवाज शरीफ साहब वाकई कोई अब उनके पास पावर है, या मौजूदा इलेक्शन के बाद वो इतने बेबस हो चुके हैं, कोई किरदार अदा नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊं, 24 दिसंबर 2014 जी, वो पेशावर में APS के वाक़े के बाद एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी। नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म थे, मैं भी उसमें शरीक हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अगली एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, एक पॉइंट एजेंट बलूचिस्तान। ये 2014 की बात, यानी अभी 11 साल हो गए हैं। हाँ जी। उसको वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं बुलाई। मुश्किल ये है कि एहसास लीडरों में भी नहीं है। लेकिन अब जर्नलों से या ब्यूरोक्रेट से हम क्या तवक्को रखें? हम तो लीडरों से की बात करेंगे ना। लेकिन अगर लीडर इस तरह से भूल जाएं अपने वादे, तो फिर तो ज़ाहिर है कि अवाम में भी मायूसी फैलेगी। फिर आप गिला करेंगे। लेकिन अब बलोच नौजवानों को जैसे पकड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पे, आप कहते हैं वो पहाड़ों पे जा रहे हैं, वैसे मुझे तो लगे ऐसा है कि पहाड़ ही उनके लिए महफूज जगह है। क्योंकि घर में वो आप नहीं छोड़ते, उनको उठाते हैं, हॉस्टल से उठाते हैं, सड़क से उठाते हैं, रेस्टोरेंट से उठाते हैं। वो कहाँ जाएँ, क्या करेंगे? तो एक तरह से आप लोगों को कहाँ धकेल रहे हैं, किस तरफ धकेल रहे हैं? लीडरशिप कहाँ से लगा? नवाज शरीफ साहब 11 साल बाद भी उनको एहसास नहीं है कि मैंने एक मीटिंग बुलानी थी। आपकी वफाक में इस वक्त हुकूमत है, सूबे में हुकूमत है, और लोग समझते हैं, तसव्वुर करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो चीज़ें सीधी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये लोग ठीक कहते हैं। लोग अगर वाकई इंटरेस्ट लेते ये हो सकता था। जैसे आपने कहा डॉक्टर मालिक साहब आए थे। डॉक्टर मालिक साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। हम 1979 में 1 साल मच जेल में इकट्ठे एक बैरक में रहे हैं। मैं डॉक्टर मालिक मार्शल लॉ के खिलाफ थे हम। तो गुजारिश ये कि वो बड़े माकूल उन्होंने बातें की, लेकिन ये कि उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अब जाहिर है कि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप बलोच नौजवानों को गायब करते रहेंगे, आप जबर और तशद्दुद से काम लेंगे। जाहिर है कि तशद्दुद तो एक वक्त के लिए वो चल सकता है, एक छोटे से वक्त के लिए। लंबे अरसे में तो तशद्दुद से रियासतें नहीं चलती। रियासतें तो जो मीसाक होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाजी मुआहदा, उसकी बुनियाद पर चलती है। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके साथ मैं तमाम करूँ, क्या लग रहा है एक पॉलिटिकल जो एक सिचुएशन चल रही है इस टाइम पाकिस्तान में, एक जमात का सरबराह जो है वो 2 साल से जेल में आलमोस्ट होने वाले हैं, कोई एंगेजमेंट नहीं है, बस उधर से अदम तमाद लिया, इधर से ये कर दो, इतने हज़ार कारकुन जो हैं वो जेलों में पड़े हैं। मुझे याद है 1971 के बहरान में, मैं तो नौजवान था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और खान अब्दुल वली खान से हमारी मुलाकातें होती थी। वो मुजीबुर रहमान के साथ आखिरी मुज़ाकरात करने वाले थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान ने मुझे कहा कि ये लोग वक्त कमाई कर रहे हैं, फौज ला रहे हैं, ऑपरेशन किए। ये उसने कहा मुज़ाकरात नहीं कर रहे और ये तैयारी कर रहे हैं। कहते मैं वहाँ से वापस आया तो याह्या खान से मिला। मैंने कहा कि देखें ये मुज़ाकरात टूटने ना दें, अगर टूट गए बहुत बुरे नतीजे होंगे, क्योंकि वो तो मायूस हो गए हैं। बंगाली कहते हैं कि आप नहीं कर रहे, और वो कहते हैं कि हमें मजबूर किया गया तो हम और रास्ता इख्तियार करेंगे। तो कहते याह्या खान ने कहा वी विल शूट और वे थ्रू,
ہم گولی چلا کے راستہ بنائیں گے. تو یہ جو ذہنیت ہے اس نے تو ملک کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے, اور دوبارہ بھی اگر سیاستدانوں نے اس ذہنیت کو چھوڑا تو نقصان ہی ہوگا. عمران خان باہر نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جی, ان کو اس کے خلاف جھوٹے مقدمے نہیں کرنے چاہیے. یعنی مجھے اس کی سیاست سے اختلاف رہا ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اگر عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس کو وزیر اعظم بھی ہونا چاہیے. جو بھی عوام فیصلہ کریں گے سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. بہت شکریہ. فیصل صاحب خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک سے آ کیجیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.